गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मौर्योत्तर काल। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज को देखेंगे। इससे पहले आप लोगों ने मौर्य काल को कंप्लीट कर लिया है। आइए पहले आप अपना प्रैक्टिस सीरीज देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर चक्रवात के कारण ध्वस्त हो गया? ऑप्शन ए कलिंग नगर, ऑप्शन बी अरिकमेड़ू, ऑप्शन सी शिशुपालगढ़, ऑप्शन डी नागार्जुन कोंडा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौन सा प्राचीन भारतीय नगर चक्रवात के कारण ध्वस्त हो गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कलिंग नगर। क्या होगा आंसर? कलिंग नगर। हर एक प्रैक्टिस सीरीज़ में मैं आप लोग को अवेयर करती हूँ कि आप लोग जब भी प्रैक्टिस सीरीज़ लगाने बैठें तो आप लोग जो है पेपर पेन ले करके बैठिए और अपने आंसर उस पर नोट डाउन करते हुए चलिए और लास्ट में आप लोग चेक करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस डे बाय डे बहुत ही अच्छी होती जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुमेल करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। देखिए सातवाहन वंश, देखिए सातवाहन वंश को सुमेल करना है। पहले ये हो जाएंगे सिमुक और सुंग हो जाएंगे बी पुष्मित्र और शक हो जाएंगे मौस और तोचारियन हो जाएंगे कुजुल कटफिशेस। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी बी ए और डी। ठीक है, आपका आंसर होगा सी बी ए डी। ओके, आइए देखते हैं किस में है ये, आपको किस में मिलता है। देख लीजिए, ये देखिए सी बी ए डी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए ऑप्शन आपने मैच कराया था। ठीक है, क्या सही होगा आपका? ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन सी बी ए डी आंसर होगा। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सर्वप्रथम भारतीय ढलवा सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी सुंग, ऑप्शन सी कण्व, ऑप्शन डी है गुप्त। किस राजवंश ने सर्वप्रथम भारतीय ढलवा सिक्के जारी किए? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश ने। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस परिवार ने शासक परिवार बन जाने के बावजूद सेनापति की उपाधि को धारण किए रखा? ऑप्शन ए गहड़वाल वंश, ऑप्शन बी सातवाहन वंश, ऑप्शन डी कण्व वंश और ऑप्शन डी है सुंग वंश। क्या हो जाएगा इसका आंसर? किस परिवार ने शासक परिवार बन जाने के बावजूद सेनापति की उपाधि को धारण किए रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुंग वंश। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्यमित्र द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का मुख्य पुरोहित कौन था? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी है याज्ञवल्क्य, ऑप्शन डी है वशिष्ठ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए पतंजलि। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? अनेक प्राचीन शिलालेखों में से इस संवत को मालव जनजाति से विरासत में प्राप्त संवत के रूप में उल्लेख किया गया है। वह संवत निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन ए गुप्त संवत, ऑप्शन बी शक संवत, ऑप्शन सी विक्रम संवत, ऑप्शन डी है बुद्ध संवत। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनेक प्राचीन शिलालेखों में, अगेन क्वेश्चन देखिए, अनेक प्राचीन शिलालेखों में से इस संवत को मालव जनजाति से विरासत में प्राप्त संवत के रूप में उल्लेखित किया गया है। वह संवत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रम संवत। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है टालेमी द्वारा, क्या है क्वेश्चन? टालेमी द्वारा वर्णित राजा सीरो टोलेमियोस किसके साथ साम्यता की गई है?
टॉलेमी द्वारा वर्णित राजा सीरो टोलेमियोस किसके साथ साम्यता की गई? ऑप्शन ए खारवेल, ऑप्शन बी है पुष्यमित्र, ऑप्शन सी है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, ऑप्शन डी है श्री सातकर्णी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन कि निम्न में से किसको धान्य कटक स्वामी कहा जाता है? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र, ऑप्शन बी वशिष्ठ पुत्र, ऑप्शन सी है कौशिकी पुत्र, ऑप्शन डी है माधुरी पुत्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर? किसको धान्य कटक स्वामी कहा जाता है? तो गौतमी पुत्र को धान्य कटक स्वामी कहा जाता है। ए ऑप्शन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्के 1942 तक प्रसारित बने रहे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी मिनांडर, ऑप्शन सी है अपोलोडोटस, ऑप्शन डी है खारवेल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्के 1942 तक प्रसारित बने रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिनांडर के। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, मिनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन। राजा के शाही दर्जे का संकेत देने वाले महाराजा शब्द का प्राचीनतम शिलालेखी प्रमाण कहाँ से मिला? ऑप्शन ए मैरा कुआं अभिलेख, ऑप्शन बी छत्रपटिका का तक्षशिला ताम्रपत्र अभिलेख, ऑप्शन सी है नयनिका का नानाघाट गुफा शिलालेख, ऑप्शन डी है खारवेल का हाथी गुफा लेख। अगेन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि राजा के शाही दर्जे का संकेत देने वाले महाराजा शब्द का प्राचीनतम शिलालेखी प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? ये मिला है खारवेल का हाथी गुफा लेख से। हाथी गुफा लेख से मिला। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। कहाँ से? खारवेल का हाथी गुफा लेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि उत्तरी इथियोपिया, क्या है? उत्तरी इथियोपिया के एक अति प्राचीन बिहार के समाधि स्थान से इस राजवंश के किसी राजा द्वारा प्रसारित स्वर्ण सिक्के बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। उक्त राजा निम्न में से किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए कुषाण वंश, ऑप्शन बी शक वंश, ऑप्शन बी है शक वंश, ऑप्शन सी है गुप्त वंश, ऑप्शन डी है सातवाहन वंश। एक बार फिर से क्वेश्चन को पहले देखिए, समझिए क्या है कि उत्तरी इथियोपिया के एक अति प्राचीन बिहार के समाधि स्थान से इस राजवंश के किसी राजा द्वारा प्रसारित स्वर्ण सिक्के बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। उक्त राजा निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो राजा किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए कुषाण वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पोम्पेटू, क्या है क्वेश्चन? पोम्पेटू नामक स्थान से किस भारतीय देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी लक्ष्मी, ऑप्शन सी दुर्गा, ऑप्शन डी पार्वती। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, क्या है? पोम्पेटू नामक स्थान से किस भारतीय देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्ष्मी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए, मौर्योत्तर काल के संदर्भ में, क्या है क्वेश्चन? मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन नगरों को कारवां नगर उल्लेखित किया गया? ऑप्शन ए शृंग और हस्तिनापुर, शृंग और हस्तिनापुर, ऑप्शन बी है मथुरा और कौशाम्बी, ऑप्शन सी है चारसद और तक्षशिला, ऑप्शन डी है तक्षशिला और ताम्रलिप्ति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन नगरों को कारवां नगर उल्लेखित किया गया है? तो कारवां नगर किसे उल्लेखित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चारसद और तक्षशिला को कारवां नगर उल्लेखित किया गया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थान से सबसे अधिक संख्या में और विविधतापूर्ण प्राचीन भारतीय औद्योगिक उत्पाद प्राप्त हुए हैं? क्या है क्वेश्चन, फिर से समझिए। निम्न में से किस स्थान से सबसे अधिक संख्या में और विविधतापूर्ण प्राचीन भारतीय औद्योगिक उत्पाद प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए बसाड़, ऑप्शन बी है उज्जैनी, ऑप्शन सी है कौशाम्बी, ऑप्शन डी है सिर्फ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी इसमें मिसप्रिंट है, ये देख लीजिए क्या होगा। ये ऑप्शन डी जो होगा ये हो जाएगा सिरकप। क्या हो जाएगा? सिरकप, ठीक है। इस सिर्फ नहीं होगा, सिरकप हो जाएगा। समझ आ गया आप लोगों को? क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी क्या होगा? यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये हो जाएगा सिरकप, ठीक है, सिर कप, ठीक है। डी ऑप्शन आपका होगा सिरकप। आइए फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं, देख लीजिए। निम्न में से किस स्थान से सबसे अधिक संख्या में और विविधतापूर्ण प्राचीन भारतीय औद्योगिक उत्पाद प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए बसाड़, ऑप्शन बी उज्जैनी, ऑप्शन सी कौशाम्बी और ऑप्शन डी है सिरकप। क्या है ऑप्शन डी? सिरकप। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा सिरकप, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा और ये सिर्फ नहीं होगा, ये सिरकप होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन डी है सिरकप, जो कि आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर आपका होगा सिरकप, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिनानी और सिना राजपुत्र शब्द का तात्पर्य है? क्या है 15 क्वेश्चन देखिए। सिनानी और सिना राजपुत्र शब्द का तात्पर्य है, ऑप्शन ए चीनी साम्राज्य के अधिकारी जो कुषाणों के दरबार में आए थे, ऑप्शन बी है कनिष्क के शासनकाल में चीन से आयातित नारंगी और नाशपाती, ऑप्शन सी है चीन से आयातित रेशम की किस्म, ऑप्शन डी है भारत के पूर्वोत्तर तट पर आने वाले चीन के 2 जहाज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सिनानी और सिना राजपुत्र शब्द का तात्पर्य, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, कनिष्क के शासनकाल में चीन से आयातित नारंगी और नाशपाती, ठीक है। इन शब्द का तात्पर्य है क्या है सिनानी और सिना राजपुत्र का? ये जो है कनिष्क के शासनकाल में चीन से आयातित है नारंगी और नाशपाती। इन शब्दों का ये अर्थ है। नारंगी और नाशपाती किस समय आए थे? कनिष्क के शासनकाल में चीन से आयात किए गए थे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। चीनी व्यापारियों द्वारा भारत में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं का प्रचलन किया गया? ऑप्शन ए सिंदूर, ऑप्शन बी है बांस, ऑप्शन सी है नारियल, ऑप्शन डी है तरबूज। क्वेश्चन को फिर से देखिए। चीनी व्यापारियों द्वारा भारत में किन वस्तुओं का प्रचलन किया गया? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए देख लीजिए पहले क्या है। कूट देखिए केवल 1, केवल 1 और 2, सी देखिए 2 और 3, डी देखिए 2 और 4। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा 1 और 2। क्या आयात किया जाता था? चीनी व्यापारियों द्वारा भारत में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं का प्रचलन किया गया? तो जो है प्रचलन किया गया है, किस वस्तु का प्रचलन किया गया है? देखिए सिंदूर और बांस का, ठीक है। किसका प्रचलन किया गया? सिंदूर और बांस का। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए और बी, ठीक है। ए और बी आपका आंसर होगा। और ए और बी किस में दिया हुआ? देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है 1 और 2, ठीक है। बी ऑप्शन 1 और 2।
यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और प्रचलन किस चीज़ का किया था, किन वस्तुओं का प्रचलन? तो सिंदूर और बांस। ठीक है, यही दोनों आपके आंसर हैं, ए और बी, या एक और दो कह लीजिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन भारतीय एकल प्रस्तर मूर्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी है नानाघाट, ऑप्शन सी है अमरावती, ऑप्शन डी है गांधार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्राचीनतम भारतीय एकल प्रस्तर मूर्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये मूर्ति जो प्राप्त हुई है, आप लोग अपना आंसर नोट करते रहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नानाघाट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी नानाघाट। ठीक है, नानाघाट से जो है प्राचीनतम भारतीय एकल प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, कहाँ से? नानाघाट से। याद करते हुए चलिए आप लोग, और जो है अपना आंसर भी लिखते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा प्राचीनतम ग्रंथ केवल विधिक मामलों से संबंधित है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी है याज्ञवल्क, ऑप्शन याज्ञवल्क स्मृति है, ऑप्शन सी है ललित विस्तर, ऑप्शन डी है नारद स्मृति। फिर से क्वेश्चन को समझिए। कौन सा प्राचीनतम ग्रंथ केवल विधिक मामलों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नारद स्मृति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नारद स्मृति। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से किस नाटककार ने नाटकों की रचना में सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए शूद्रक, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है अश्वघोष, ऑप्शन डी है भास। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से किस नाटककार ने नाटकों की रचना में सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अश्वघोष ने। ठीक है, किस नाटककार ने नाटकों की रचना में सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है? तो ये अश्वघोष थे। आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश के शासकों ने स्वामिन या भद्रमुख, सुगृहीत, नामन और राष्ट्रीय की उपाधियां धारण की थी? क्या है क्वेश्चन? ऑप्शन देखिए पहले। पश्चिमी भारत के शक, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी है गुप्त, और ऑप्शन डी है आपका इक्ष्वाकु। और फिर से आप क्वेश्चन को पहले समझिए। निम्न में से किस वंश के शासकों ने स्वामिन, भद्रमुख और सुगृहीत, नामन और राष्ट्रीय की उपाधियां धारण की थी? तो कौन थे ये? पश्चिमी भारत के शक थे। आपका ए ऑप्शन आंसर होगा। पश्चिमी भारत के शक जो थे, शक ये वंश के शासकों ने स्वामिन, भद्रमुख और सुगृहीत, नामन और राष्ट्रीय की उपाधियां धारण की थी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहावत में रिक्त स्थानों पर उल्लिखित ग्रंथ की रिक्त स्थान पूर्ति करें। और व्यक्ति को या तो अध्यापन करना चाहिए या का अध्ययन करना, या फिर किसी बड़े साम्राज्य पर शासन करना चाहिए। ऑप्शन है ए अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी है महाभास, ऑप्शन सी है श्लोक वर्तिका, ऑप्शन डी है वासनेयी प्रातिसांख्या। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फिर से क्वेश्चन को पहले समझिए। निम्नलिखित कहावत में रिक्त स्थानों पर उल्लेखित ग्रंथ की रिक्त स्थान पूर्ति करें। क्या करना है? जो आपको रिक्त स्थान दिख रहा है उसकी पूर्ति करनी है। फिर क्वेश्चन क्या बनता है आपका? देखिए, व्यक्ति को या तो अध्ययन करना चाहिए, या यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? देखिए यहाँ पे लिखा जा सकता है महाभाष्य। क्या होगा? किसका अध्ययन करना चाहिए? महाभाष्य। ठीक है, बी ऑप्शन। व्यक्ति को या तो अध्यापन करना चाहिए, या महाभाष्य का अध्ययन करना, या फिर किसी बड़े साम्राज्य पर शासन करना चाहिए। इस तरह से आपका आंसर जो सही होगा वो बी आंसर सही होगा, महाभाष्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में चीनी भारत को किस नाम से जानते थे?
ऑप्शन ए कुन-लून, ऑप्शन बी ताहिया, ऑप्शन सी सेन-तू, ऑप्शन डी सीहिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में चीनी भारत को किस नाम से जानते थे? तो ये जानते थे सेन-तू नाम से। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा, सेन-तू नाम से भारत को चीनी जानते थे। ठीक है, कब? प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध बौद्ध लेखक अश्वघोष की कृति नहीं है? ऑप्शन ए सौंदरानंद, ऑप्शन बी वज्र सूची, ऑप्शन सी चंडी स्रोत, ऑप्शन डी सूत्रालंकार। क्या होगा इसका आंसर? फिर से क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध बौद्ध लेखक अश्वघोष की कृति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूत्रालंकार। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? देखिए, सूत्रालंकार। ठीक है, ये आपका आंसर होगा सूत्रालंकार। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पश्चिमी भारत के शक शासकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण नहीं की जाती थी? ऑप्शन ए स्वामी, ऑप्शन बी भद्रमुख, ऑप्शन सी है सुगृहीत नमन, ऑप्शन डी है परम भट्टारक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पश्चिमी भारत के शक शासकों द्वारा कौन सी उपाधि धारण नहीं की जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परम भट्टारक। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा, परम भट्टारक की उपाधि धारण नहीं की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राकृत का परिवर्तित या अपभ्रंश रूप नहीं है? ऑप्शन ए सौरसेनी, ऑप्शन बी महाराष्ट्रीय, ऑप्शन सी पैसाची, ऑप्शन डी ब्राह्मी। क्वेश्चन क्या है? फिर से देखिए, कौन सी भाषा का प्राकृत का परिवर्तित या अपभ्रंश रूप नहीं है? क्वेश्चन, कौन सी भाषा, फिर से देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। कौन सी भाषा प्राकृत का परिवर्तित या अपभ्रंश रूप नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राह्मी। ठीक है, क्या आंसर होगा? ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग अपने आंसर नोट करते हुए चलें और आप लास्ट में चेक करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग उसको एज अ प्रैक्टिस सीरीज़ ही लीजिए, एज अ टेस्ट सीरीज़ लीजिए। आप लोग अपना आंसर जो है अपनी कॉपी पे करते हुए चलिए और बाद में आप चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राचीन बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी? ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी पैसाची, ऑप्शन सी है अर्ध मागधी, ऑप्शन डी है पाली। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्राचीन बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है? मागधी भाषा में हुई है। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, शाही उपाधि कैसर किससे उद्भूत थी? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी सिथियन, ऑप्शन डी चीनी, ऑप्शन डी है रोमन। क्वेश्चन फिर से देखिए, क्या है? शाही उपाधि कैसर किससे उद्भूत थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोमन से उद्भूत थी। ठीक है, शाही उपाधि कैसर रोमन से उद्भूत थी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मातृ देवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर मिलता है? क्या क्वेश्चन? मातृ देवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर मिलता है? ऑप्शन ए कुड़िंद, ऑप्शन बी हिंद यवन, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी गुप्त। क्या हो जाएगा इसका? मातृ देवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर मिलता है? तो ये मिलता है कुषाण के सिक्कों पे। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेरीप्लस के अनुसार भारत में समुद्री यात्राएं किस माह में की जाती हैं? क्या है क्वेश्चन? देखिए, पेरीप्लस के अनुसार भारत में समुद्री यात्राएं किस माह में की जाती है? ऑप्शन ए अक्टूबर, ऑप्शन बी जुलाई, ऑप्शन सी जून, ऑप्शन डी दिसंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत में समुद्री यात्राएं किस माह में की जाती है पेरीप्लस के अनुसार? तो ये की जाती हैं जुलाई में। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन है, बेस नगर स्तंभ अभिलेख में किस या किसे भागवत कहा गया है? ऑप्शन ए डियोन, ऑप्शन बी हेलियोडोरस, ऑप्शन सी एंटिओक्लिडिस, ऑप्शन डी है भागभद्र। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन फिर से देखिए, बेस नगर स्तंभ अभिलेख में किसे भागवत कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख है। ऑप्शन ए सांची का, ऑप्शन बी गिरनार का, ऑप्शन सी लुम्बिनी का, ऑप्शन डी सारनाथ का। क्वेश्चन क्या है? संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख है, तो ये हो जाएगा आपका गिरनार का अभिलेख। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा गिरनार का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भागवत धर्म का पहला अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन ए घुसुंडी प्रस्तर लेख से, ऑप्शन बी है हेलियोडोरस के बेसनगर लेख से, ऑप्शन सी है नाना घाट गुफा अभिलेख से, ऑप्शन डी है महरौली चंद्र अभिलेख से। और फिर से क्वेश्चन देखिए क्या है कि भागवत धर्म का पहला अभिलेखी साक्ष्य मिलता है, तो ये मिलता है हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख या लेख से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। भागवत धर्म का पहला अभिलेखी साक्ष्य मिलता है कहाँ से? हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोम से बनी वस्तुओं में से कौन सी एक भारत में प्रचुर मात्रा में मिली है? ऑप्शन ए कांडखंड, ऑप्शन बी है दीपक, ऑप्शन सी है कांसे की मूर्तियां, ऑप्शन डी है सिक्के। क्या है क्वेश्चन फिर से देखिए, रोम से बनी वस्तुओं में से कौन सी एक भारत में प्रचुर मात्रा में मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्के। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गए, सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, किस ग्रंथ में पश्चिमी एशिया मोरो या पिकाक के निर्यात का उल्लेख हुआ है? किस ग्रंथ में पश्चिमी एशिया में मोरो या पिकाक के निर्यात का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी दीपवंश, ऑप्शन सी है बाबेरू जातक, ऑप्शन डी है यवन जातक। क्या हो जाएगा आंसर? कहाँ उल्लेख मिला है? किस ग्रंथ में पश्चिमी एशिया में मोरो के निर्यात का उल्लेख कहाँ मिला है? तो ये मिला है बाबेरू जातक में। ठीक है, आपका सी आंसर सही होगा, बाबेरू जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए थे? किसने चलाए थे सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है हिंद यवन, ऑप्शन डी है गुप्त वंश। तो सर्वप्रथम भारत में हिंद यवन ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, मौर्योत्तर कालीन मृण मूर्ति कला की विशेषताओं में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? 36 नंबर क्वेश्चन फिर से देखिए, मौर्योत्तर कालीन मृण मूर्ति कला की विशेषताओं में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? तो इसको देखिए, इनको मृण मूर्तियों को घरेलू पूजा कार्यों और अलंकरणों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ये विशेषता है, देखिए बिल्कुल सही, ये विशेषता है। और यहाँ पूछा गया कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? मौर्योत्तर कालीन में विशेषता शामिल है, इनको मृण मूर्तियों को घरेलू पूजा कार्यों और अलंकरणों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। सही है। बी देखिए, मृण मूर्तियाँ बच्चों के खिलौने एवं लोकप्रिय धार्मिक क्रियाओं तथा जादू टोनों का एक मुख्य माध्यम थी। ये भी विशेषता शामिल है, ये भी सही है। और नेक्स्ट देखिए 3rd नंबर, और देसी मृण मूर्तियाँ क्या है? देसी मृण मूर्तियाँ एकल सांची से बनाई जाती थी, जबकि 2 सांचों से मृण मूर्तियाँ बनाने की कला यूनानी प्रभाव का परिणाम थी। तो ये भी है, ये भी सही है। क्वेश्चन क्या था आपका कि कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? तो ए बी सी तीनों शामिल हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास डी ऑप्शन बचा है कि इन्हें मुख्यतः दक्षिण भारत में बनाया जाता था और वहीं से उन्हें देश के विभिन्न भागों में भेजा जाता था। तो ये शामिल नहीं है आपका
डी ऑप्शन, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कला शैलियों में से किस कला परंपरा में बुद्ध को सर्वप्रथम मानवीय रूप से चित्रित किए होने का प्रमाण मिलता है? क्वेश्चन को फिर से देखिए। निम्नलिखित कला शैलियों में से किस कला परंपरा में बुद्ध को सर्वप्रथम मानवीय रूप से चित्रित किए जाने का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी है गांधार, ऑप्शन सी है भरहुत, ऑप्शन डी है अमरावती। क्वेश्चन क्या था कि किस कला परंपरा में बुद्ध को सर्वप्रथम मानवीय रूप में चित्रित किए जाने का प्रमाण मिलता है? तो ये प्रमाण मिलता है अमरावती से। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, अमरावती से प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गांधार कला शैली में मूर्तियां बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता था? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी चूना, ऑप्शन सी स्टुको गच या संगमरमर पाउडर, और ऑप्शन डी है, एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा, एक सेकेंड, क्वेश्चन स्लिप हो रहे हैं, एक सेकेंड देखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर चल रहा था 38 शायद, देखिए 32, 33, ये आपका क्वेश्चन चल रहा था। गांधार कला शैली में मूर्तियां बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता था? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी चूना, ऑप्शन सी स्टोकोगच या संगमरमर पाउडर, ऑप्शन डी है संगमरमर। तो गांधार कला शैली में मूर्तियां बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता था? तो संगमरमर का प्रयोग नहीं किया जाता था, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमरावती कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यूनानी विशेषता प्रतीत होती है? ऑप्शन ए अभिजात्य एवं कृपालु अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी है छोटे घुंघराले बाल, ऑप्शन सी है गोल दायरे में मूर्तियां, ऑप्शन डी है बृहदाकार या तुंगता। क्वेश्चन क्या है फिर से देखिए कि अमरावती कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यूनानी विशेषता प्रतीत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटे घुंघराले बाल, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अमरावती कला की कौन सी विशेषता यूनानी विशेषता प्रतीत होती है? तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, छोटे घुंघराले बाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गांधार कला शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए पहले ऑप्शन देखिए, हद्दा, ठीक है, हद्दा, ऑप्शन बी है जलालाबाद, ऑप्शन सी है बिमारन, ऑप्शन डी है बौमियान। क्या होगा क्वेश्चन, किस स्थान पर गांधार कला शैली प्राचीनतम नमूना प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिमारन में। कहाँ नमूना प्राप्त हुआ है? प्राचीनतम बिमारन में। ठीक है, इस जगह का नाम है। निम्न में से किस स्थान पर गांधार कला शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त हुआ है? तो बिमारन से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण गांधार कला शैली की विशेषता नहीं है? तो देखिए, प्रारंभ में प्रायः गहरी भूरी स्लेट का प्रयोग किया गया था, परंतु बाद में संगमरमर और मिट्टी का प्रयोग मूर्तियां बनाने की सामग्री के रूप में प्रमुख रूप से किया जाने लगा। तो ए ऑप्शन आपका सही है, ये गांधार कला शैली की विशेषता है। और ऑप्शन बी है बुद्ध की प्रतिमा का मानवीय रूप में पहली बार प्रस्तुतिकरण किया गया, ये भी सही है, ये भी विशेषता है गांधार कला शैली की। और सी ऑप्शन देखते हैं, गांधार कला शैली में बुद्ध को यूनानी रोमन देवी देवताओं के समान दैवीय रूप प्रकट किया गया, तो ये भी जो है क्या है, ये भी जो है सही है। और क्या है कि ये गांधार कला शैली की विशेषता है। और पूछा गया कौन सी नहीं है विशेषता गांधार कला शैली की, तो इन मूर्तियों में व्यापक सांसारिकता तथा आकृति एवं आयतन में भव्यता पाई जाती है। तो जो आपका डी आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। गांधार काल की शैली की विशेषता ये नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ये गांधार कला शैली की विशेषता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाहियान ने इस स्तूप को अपूर्व सुंदर बताया और इस मान्यता का भी उल्लेख किया कि ये जम्बू द्वीपीय सबसे ऊंची मीनार है। वह किस भवन की चर्चा कर रहा था? क्या है क्वेश्चन कि फाहियान ने इस स्तूप को अपूर्व सुंदर बताया और इस मान्यता का भी उल्लेख किया कि ये जम्बू द्वीपीय सबसे ऊंची मीनार है। किस भवन की चर्चा कर रहा है? ऑप्शन ए धर्मराज का स्तूप, ऑप्शन बी है मणिक्याला का महान स्तूप, ऑप्शन सी है पुरुषपुर का महान स्तूप, ऑप्शन डी है सांची का विशाल स्तूप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा, फिर से क्वेश्चन को पहले आप देखिए कि फाहियान ने इस स्तूप को अपूर्व सुंदर बताया और इस मान्यता का भी उल्लेख किया है कि यह जम्बू द्वीप की सबसे ऊंची मीनार है। वह किस भवन की चर्चा कर रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पुरुषपुर का महान स्तूप। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, पुरुषपुर का महान स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राचीनतम ब्राह्मण धर्म से संबंधित ईंट निर्मित मंदिर पाए गए हैं? ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी है नागार्जुनकोंडा, ऑप्शन सी है कन्हेरी, ऑप्शन डी है मथुरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस स्थान पर प्राचीनतम ब्राह्मण धर्म से संबंधित ईंट निर्मित पाए गए हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागार्जुनकोंडा। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर प्राचीनतम वास्तविक शैव मंदिर का साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन ए गुड़ीमल्लम, ऑप्शन बी नागरी, ऑप्शन सी विदिशा, ऑप्शन डी है भाज। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं, देख लीजिए पहले क्वेश्चन। कौन से स्थान पे प्राचीनतम वास्तविक शैव मंदिर का साक्ष्य मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुड़ीमल्लम। ठीक है, ए ऑप्शन में आपका आंसर होगा गुड़ीमल्लम नामक स्थान से प्राचीनतम वास्तविक शैव मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ले की सैलजा या रॉक कट गुफा को कुछ विशेषताओं के कारण सैलजा वास्तुकला का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। उनमें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विद्यमान नहीं थी? ऑप्शन ए शिल्प सौंदर्य, ऑप्शन बी है स्तंभों की कतार, ऑप्शन सी है भवन के विभिन्न भागों का उत्कृष्ट अनुपात, और ऑप्शन डी है मन्नत अभिलेखों की विशाल संख्या। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है कि कार्ले की सैलजा रॉक कट गुफा को कुछ विशेषताओं के कारण सैलजा वास्तुकला का सर्वोत्तम नमूना पाया जाता है। उनमें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विद्यमान नहीं है? तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? ऑप्शन आपने देख ही लिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मन्नत अभिलेखों की विशाल संख्या। डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रॉक कट शैल शिल्प वस्तु का कोई साक्ष्य नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। फिर से क्वेश्चन को देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रॉक कट शैल शिल्प वस्तु का कोई साक्ष्य नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक क्षेत्र में रॉक कट शैल शिल्प वस्तु का कोई साक्ष्य नहीं पाया जाता। ए ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपनों में किस नगर का सजीव वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए पुरुषपुर, ऑप्शन बी है राजगृह, ऑप्शन सी है सौकल, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। फिर से क्वेश्चन देखिए क्या है कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपनों में किस नगर का सजीव वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी साकल का सजीव वर्णन किया गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? ऑप्शन ए मिनांडर, ऑप्शन बी है डेमेट्रियस, ऑप्शन सी है उस्विक, ऑप्शन डी है कटफिसस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुविस्क ने जो है
वुविस्क ने जो है चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के चलाए। ठीक, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन ने किस संप्रदाय की स्थापना की? ऑप्शन ए योगाचार, ऑप्शन बी है सौतांत्रिक। नागार्जुन ने किस संप्रदाय की स्थापना की है? तो योगाचार, ऑप्शन बी है सौतांत्रिक, ऑप्शन सी है वैभाषिक, ऑप्शन डी है माध्यमिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन ने किस संप्रदाय की स्थापना की है? तो नागार्जुन ने माध्यमिक संप्रदाय की रचना की है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन, माध्यमिक संप्रदाय की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंदी और शिव की मूर्ति युक्त सिक्कों का प्रचलन किया था। क्या है क्वेश्चन? नंदी और शिव की मूर्ति युक्त सिक्कों का प्रचलन किया था। ऑप्शन ए हुविस्क, ऑप्शन बी है योद्धे, ऑप्शन सी है वसुदेव, ऑप्शन डी है कटफिसस द्वितीय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन फिर से देखिए, नंदी और शिव की मूर्ति युक्त सिक्कों का प्रचलन किया था, तो ये किया गया था कटफिसस द्वितीय के समय में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से ये आज का जो है मौर्योत्तर काल का फर्स्ट पार्ट का 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। और आप लोग अपना आंसर चेक कर लीजिएगा कि आप लोग कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से चलती रहे। और चलिए मिलते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उसमें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।